Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are happy, healthy and enjoying. So आप लोगों ने पिछला लेक्चर पढ़ा होगा जिसमें हम लोगों ने मायोपिया के बारे में बात की थी. मायोपिया मीन्स नियर साइटेडनेस, क्लियर. और अब हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया विच इज द फार साइटेडनेस, क्लियर. तो आप याद कैसे रखेंगे? बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं. तो अगर हम मायोपिया की बात करें तो इन केस ऑफ मायोपिया व्हाट इज द डिफेक्ट एक्चुअली? डिफेक्ट क्या है कि उसमें जो हमारा फार पॉइंट है, फार पॉइंट होना चाहिए इन्फिनिटी. हमको इन्फिनिटी पे काफी दूर रखी चीजें भी दिख जानी चाहिए, बट दैट डजंट हैपन. क्या होता है, वो हम लोगों को दूर की चीजें नहीं दिखाई देती. जैसे क्लासरूम में अगर आप लास्ट बेंच पे बैठे हो तो बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट आपके साइड में जो बैठा है, आपके सामने वाली बेंच पे जो बैठा है, वो आपको दिखाई दे रहा है, आप उसको देख पा रहे हो. लेकिन द पर्सन हु इज फार अवे फ्रॉम यू, आप उसको नहीं देख पा रहे. दूर पे कोई खड़ा है, उसको नहीं देख पा रहे हैं. इसका मतलब इन्फिनिटी पे जो रखे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें देख पाना चाहिए था, लेकिन एक लिमिट होती है कि बस हम यहाँ तक का देख पा रहे हैं, इससे पीछे की चीजें हम नहीं देख पा रहे हैं. मैंने आपको कहा था कि यू कैन ट्राई दिस विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स. अपने दादा दादी के साथ आप ये ट्राई कर सकते हो, या और भी पड़ोसी में होंगे तो किसी न किसी को चश्मा लगा हुआ होगा, तो आप उनका चश्मा निकलवाओ और उनसे बोलो, उनके पास जाके खड़े हो, बोलो क्या मैं क्लियरली दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ. फिर उनसे दूर जाओ, बोलो कि अब दिख रही हूँ, अब दिख रही हूँ, ऐसे करके पूछो, तो आपको पता चलेगा कि वो उनकी रेंज क्या है. हो सकता है वो 25 सेंटीमीटर से भी 25 सेंटीमीटर इज द लीस्ट डिस्टेंस, कि 25 सेंटीमीटर तक हम देख पाएंगे या उसके आगे का देख पाएंगे, उससे अंदर का हम उतने अच्छे से नहीं देख पाएंगे. तो हो सकता है कि किसी का पॉइंट वो 30 सेंटीमीटर हो, किसी का पॉइंट वो 50 सेंटीमीटर हो, कि 50 सेंटीमीटर के आगे की चीजें देख लेंगे लेकिन पहले की नहीं देख पाएंगे. वैसे ही हो सकता है दूर पॉइंट कोई उनका जो फार पॉइंट है वो उनका 1 मीटर या 2 मीटर हो, उसके आगे की चीजें वो नहीं देख पाएंगे. तो ये चीज आप, ये एक्टिविटी यू कैन ट्राई विद दी योर ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर जिसको भी चश्मा लगा है आप उसके साथ ये एक्टिविटी ट्राई कर सकते हो. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट होना चाहिए इन्फिनिटी, लेकिन फार पॉइंट नियर आ जाता है. फार पॉइंट नियर आ जाता है, तो योर साइट, आपका साइट जो है, आपकी जो विजिबिलिटी या फिर विजिबल या देखने की जो एबिलिटी है ना, आपकी जो देखने की एबिलिटी है वो ज्यादा दूर की नहीं है, वो नियर हो गई. नियर साइटेडनेस मतलब आप दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हैं, आप एक फिक्स डिस्टेंस, एक नियर बाय डिस्टेंस को ही देख पा रहे हैं, आप दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हैं. इसलिए आपका साइट कैसा हो गया? साइट हो गया नियर, है ना. आपका फार पॉइंट जो है, फार पॉइंट शिफ्ट होके आपके क्लोज आ गया ना, आपके पास आ गया, वो आपसे नियर आ गया. पहले वो दूर था, इनफाइनाइट डिस्टेंस. बहुत दूर भी कोई बिल्डिंग है तो हमको अच्छे से दिख जाएगी, बहुत दूर भी किसी बिल्डिंग पे, होटल पे कुछ लिखा हुआ है तो वो हम लोगों को दिख जाएगा, लेकिन शायद जो नियर साइटेडनेस वाला होगा उसको वो ब्लर दिखेगा, है ना. तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो फार पॉइंट है वो नियर आ गया, आपका साइट कैसा हो गया? साइट नियर हो गया, इसलिए नियर साइटेडनेस. या फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि हमने इसके लिए केस बताया था कि इसमें या तो लेंस हमारा, या तो रेटिना जो है वो थोड़ा दूर रहता है, रेटिना दूर रहता है, रेटिना से पहले ही इमेज या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो, उससे जो लाइट आ रही है और रिफ्रेक्ट होकर के जो यहाँ पे आ रही है, वो रेस पहले ही क्या हो जाती हैं? फोकस हो जाती हैं. तो यहाँ पे जो लाइट आई इन्फिनिटी से, वो रेटिना पे फोकस ना होकर के पहले ही फोकस हो जाती हैं, ठीक है. या फिर यहाँ ना बना के थोड़ा यहाँ भी बनाएंगे तो चलेगा. तो आपका रेटिना यहाँ पर है, यहाँ पे फोकस होनी चाहिए थी, लेकिन वो रेटिना से पहले ही, मतलब नियर फोकस हो गई, आंख से नियर फोकस हो गई, आंख के पास फोकस हो गई. तो या तो आप ये बोल सकते हो कि आपकी साइट कैसी हो गई? यू आर नॉट एबल टू सी फार अवे. कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हो, पास के ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, तो आपका जो फार पॉइंट है वो नियर शिफ्ट हो गया, इसलिए नियर साइट, आपका साइट जो हो गया नियर हो गया, तो नियर साइटेडनेस, ठीक है. या फिर ये जो लेंस है, लेंस से जो इमेज बननी चाहिए थी वो रेटिना पे बननी चाहिए थी, बट वो नियरर देन दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस से थोड़ी पास में बन गई. तो इसलिए भी, तो आप इन दोनों तरीकों से याद रख सकते हो कि मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मतलब क्या होता है कि आपका फार पॉइंट नियर आ जाएगा, या आपकी जो इमेज बननी थी रेटिना पे वो रेटिना से पहले बनेगी, एक नियरर डिस्टेंस पे बनेगी, इस डिस्टेंस की तुलना में छोटे डिस्टेंस पे बनेगी, इस डिस्टेंस की कंपैरिजन में छोटे डिस्टेंस पे बनेगी, क्लियर. तो दिस इज दी नियर साइटेडनेस. तो कुछ लोग, कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं नियर साइटेडनेस मतलब कि ये जो पास वाला डिस्टेंस, मतलब नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस में कंफ्यूज होते रहते हैं. तो तरीका ये है कि आपका फार पॉइंट नियर शिफ्ट हो गया, तो आप दूर का नहीं देख पा रहे हो, आप सिर्फ पास का देख पा रहे हो, इसका मतलब नियर साइटेडनेस. और इसमें क्या होगा, इसमें अब हम आगे डिस्कस करते हैं फार साइटेडनेस. तो इसके लिए केसेस क्या थे?
कब ऐसा होता था? जब लेंस या तो थिक हो जाए, थिक हो जाए इसका मतलब क्या हुआ, उसकी फोकल लेंथ कम हो गई, फोकल लेंथ कम हो गई, फोकल लेंथ होना चाहिए था इतनी, है ना? जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तब ऑब्जेक्ट कहाँ फोकस, इमेज कहाँ फोकस होती है, यहाँ पे। तो जो पैरेलल रेज आ रही है फ्रॉम इन्फिनिटी वो यहाँ पे फोकस होना चाहिए था, ये उसकी फोकल लेंथ होना चाहिए था, लेकिन फोकल लेंथ छोटी हो गई। फोकल लेंथ छोटी होने के दो रीजन हो सकते हैं, एक कि आपका लेंस थिक हो जाए, इसका कर्वेचर ज्यादा हो जाए। सो बेसिकली मायोपिया वाला डिफेक्ट कब आता है, जब हमारे पास फोकल लेंथ होनी चाहिए थी ये, और फोकल लेंथ हो गई छोटी। और फोकल लेंथ छोटी कब कब हो सकती है, फोकल लेंथ छोटी होगी जब ये थिक हो जाएगा, योर लेंस विल बी थिकर देन एज, जो यूजुअली जो होता है उससे ज्यादा थिक हो गया, ये थिक हो गया मतलब इसका जो फोकस है, इसकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ विल बी स्मॉलर। अगर थिन है, थिन है मतलब ये बड़े वाले स्फेयर से लिया गया है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, उसका फोकस भी ज्यादा होगा। इसके लिए अगर हम बात करें थिकर लेंस के लिए तो वो छोटे वाले स्फेयर से लिया गया होगा, और अगर छोटे वाले स्फेयर से लिया गया होगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, उसकी फोकल लेंथ कम होगी, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी हो गई, कम। या फिर व्हाट कैन बी द अदर रीजन, कि ये जो आपका रेटिना है, आई बॉल का जो डायमीटर होता है यूजुअली वो 2.5 सेंटीमीटर होता है, कहीं कहीं पे 2.3 सेंटीमीटर भी गिवन होता है, ठीक है? तो वो 2.3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर होता है, बट इन दिस केस मायोपिया वाले केस में क्या होगा कि रेटिना जो है वो यूजुअली इतने जितने डिस्टेंस पे होता है उससे थोड़ा दूर रहेगा। लेंस जैसा का वैसा है, लेंस सबकी आंखों में जैसा होता है वैसा ही है, बट अगर यहाँ पे रेटिना दूर हो जाए, अगर रेटिना दूर हो जाए उस केस में भी क्या होगा, वो लाइट रेटिना पे फोकस नहीं हो पाएगी। क्लियर? सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से क्या होता है, मायोपिया का डिफेक्ट आंखों में आता है। नाउ द सेकेंड डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया, या फिर उसको हम और क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। अब फार साइटेडनेस क्या है भाई, तो नियर साइटेडनेस क्या था कि आपको जितना दूर देखना चाहिए था आप उतना दूर नहीं देख पा रहे हैं, उससे कम दूर देख पा रहे हैं। क्लियर? तो अब फार साइटेडनेस सोच के देखो ये डिफेक्ट किस तरह का होगा। तो इसमें क्या है कि जितना पास आप देखना चाहते थे, जितना पास आप देखना चाहते थे, या हर एक आई की जो यूजुअली रेंज होती है, आपकी रेंज उससे थोड़ी दूर से शुरू होती है, आपका जो नियर पॉइंट है वो दूर शिफ्ट हो गया है, ठीक है? तो नियर पॉइंट क्या होता है यूजुअली सारी आंखों का, 25 सेंटीमीटर, है ना? लीस्ट जिसे हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये कितना होता है, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो नियरेस्ट पॉइंट जो हम क्लियरली देख पाते हैं दैट इज 25 सेंटीमीटर। सबसे पास वाला पॉइंट जो हम लोग देख पाते हैं इजीली वो है 25 सेंटीमीटर। लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिक आई होती है या फिर जो फार साइटेडनेस होती है उसमें क्या होता है कि आपका नियर पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है, नियर पॉइंट जो है वो और दूर शिफ्ट हो जाता है। मतलब आपकी जो आंखें हैं वो इतनी स्ट्रेन नहीं हो पाती कि वो 25 सेंटीमीटर का भी देख पाए। वो क्या होता है कि आंखों के सामने हो सकता है कि आपका जो नियर पॉइंट है वो कितना हो, 30 सेंटीमीटर हो, कि 30 सेंटीमीटर के अंदर की चीजें, अगर कोई ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है तो आप उसको देख पाओगे, उससे और पास में अगर है तो नहीं देख पाओगे। मतलब 25 से 30 वाला जो ये 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, इसका डिफेक्ट आ गया आपकी आंखों में, समझ गए? तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपका जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट हम कैसे देख पाते हैं, पास की चीजों को हम कैसे देख पाते हैं, दूर की चीजें देखने के लिए आईज एकदम रिलैक्स होती हैं, सिलियरी मसल्स एकदम रिलैक्स होती हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को, किसी पास वाले ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो आंखों में स्ट्रेन आने लगता है। स्ट्रेन आने से जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है? फोकल लेंथ डिक्रीज होती जाती है, लेकिन फोकल लेंथ एक लिमिट तक ही डिक्रीज होगी, क्योंकि भाई आंखों में स्ट्रेन बन रहा है ना, तो वो एक लिमिट तक ही हो पाएगा। तो क्या होता है उस केस में कि हमारे पास जो आंखें हैं वो उतनी स्ट्रेन नहीं हो पाती, उतनी कॉन्ट्रैक्ट या उतनी कंस्ट्रेन नहीं हो पाती जितनी होना चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ विच हम 30 सेंटीमीटर किसी का नियर पॉइंट होता है, या किसी का 40 सेंटीमीटर, किसी का 35 सेंटीमीटर, किसी का 100 सेंटीमीटर भी होता है, तो नियर पॉइंट हमारा शिफ्ट होकर के 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट होकर दूर चला जाता है, कि भाई 100 सेंटीमीटर, जैसे मान लो किसी की आंखों में सिर्फ हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट है, सिर्फ ये डिफेक्ट है, ओनली दिस डिफेक्ट, उस केस में क्या होगा कि वो मायोपिक उसकी आंखें नहीं है, इट मींस ही विल बी एबल टू सी, दूर की सारी चीजें देख पाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइट डिस्टेंस की चीजें देख पाएगा। बट जब बात आती है कि पास वाली चीजें देखने की,
तो वो 25 सेंटीमीटर तक की चीजों को नहीं देख सकता, वो सिर्फ 100 सेंटीमीटर मतलब इन्फिनिटी से लेकर के 100 सेंटीमीटर की चीजों को बस देख पाएगा, और उसके अंदर अगर चीजें रही तो नहीं देख पाएंगे। तो दिस इज द डिफेक्ट इन हाइपरमेट्रोपिक आई। अब ये क्यों होता है, अगर आप सोच के देखो ऐसा क्यों हो रहा है, तो पहली चीज कि वीकनिंग ऑफ जो सिलेरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, पहला रीजन ये, मतलब वन ऑफ द रीजन ये है। जैसे ओल्ड एज के साथ किसी किसी की वीक ही रहती हैं, कभी कभी ओल्ड एज के साथ जब बूढ़े होने लगते हैं तो ये वीक हो जाती हैं, ठीक। इसकी वजह से क्या होता है कि वो ज्यादा स्ट्रेन नहीं ले पाती, ज्यादा स्ट्रेन को वो झेल नहीं सकती हैं, इसलिए क्या होगा कि वो 25 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस को देखने के लिए जो फोकल लेंथ चाहिए उतनी फोकल लेंथ या उतना लेंस को वो थिक नहीं बना पाएंगी, उतनी फोकल लेंथ को वो डिक्रीज नहीं कर पाएंगी, और जिसकी वजह से क्या होता है फोकल लेंथ डिक्रीज नहीं हो पाती और हम पास की चीजों को नहीं देख पाते। सो वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स इज वन ऑफ द रीजन। अब अगर भाई 2-3 रीजन है, बट अगर किसी इंसान को इस रीजन से अगर हाइपरमेट्रोपिया हुआ, इस वजह से अगर हाइपरमेट्रोपिया हुआ तो उसको दूसरा नाम फिर से देते हैं प्रेसबायोपिया। अगर इस वजह से हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है, अगर वीकनिंग ऑफ मसल्स की वजह से हमारा फार पॉइंट उधर शिफ्ट हो जा रहा है, आई मीन नियर पॉइंट फार शिफ्ट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। और दूसरे रीजन क्या हो सकते हैं, दूसरे रीजन क्या हो सकते हैं, बेसिकली जो हमारा लेंस है वो उस फोकल लेंथ तक डिक्रीज नहीं हो पा रहा है। 25 सेंटीमीटर पे जो हमें फोकल लेंथ चाहिए होती है वो जैसे हमने कल कैलकुलेट किए थे कितनी, इट कम्स 2.27 सेंटीमीटर, जो मिनिमम फोकल लेंथ है वो 2.27 सेंटीमीटर होती है, वो अगर नहीं हो पा रही है इट मीन्स हम 25 सेंटीमीटर पे रखी चीजों को नहीं देख पाएंगे। तो उसका रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन होता है कि द लेंस इज थिनर देन यूजुअल, मतलब जो फोकल लेंथ है हमारे आई लेंस की वो रिलैक्स स्टेट में ही वो फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो उसको ठीक है सिलेरी मसल्स कंस्ट्रेंट हो रही हैं डिक्रीज कर रही हैं डिक्रीज किया, अब आंखें अपने फुली स्ट्रेन हो चुकी हैं, फुली स्ट्रेन, अभी कोई वीकनेस नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी फुली स्ट्रेन हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज होकर 2.27 नहीं हो पाई। वाई, क्योंकि पहले से थोड़ी ना बड़ी थी साइज में, जो आंखें जो नॉर्मली लोगों के आई लेंसेस होते हैं उससे ज्यादा पहले से ही थोड़ी सी उससे ज्यादा वो क्या थी, फोकल लेंथ उसकी ज्यादा थी, एंड बिकॉज ऑफ विच जब वो डिक्रीज भी हुई तो वो 2.27 तक डिक्रीज नहीं हो पाई ना, इसलिए हम लोग 25 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस नहीं देख पाए, थोड़ा कहीं दूर जाकर के हमारा जो विजन था वो लिमिट हो गया कि भाई आप 30 सेंटीमीटर या 40 या 50 या 60 या 100 कि आप 100 सेंटीमीटर ही तक देख सकते हो। अभी फुल्ली कंस्ट्रेन होने के बाद भी, फुल्ली स्ट्रेन होने के बाद भी, आंखों में फुल स्ट्रेन होने के बाद भी फोकल लेंथ जो रिक्वायर्ड है वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो और क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है, द लेंस इज थिनर देन यूजुअल, ठीक है, एंड fully strained eyes will not be able to decrease, and even fully strained eyes will not be able to decrease the focal length required to see 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट एट टू सी ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर। जैसे जो नॉर्मली हमारी आईज होती हैं उनकी कुछ फोकल लेंथ होती है, ठीक है, फुली रिलैक्स स्टेट में, फिर वो आंखें स्ट्रेन होती गई और हमें क्या मिला कि पास वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आंखों को कितना स्ट्रेन होना पड़ता है कि फोकल लेंथ 2.27 सेंटीमीटर बन जाए। अब ये आंखों, इस हाइपरमेट्रोपिक आई के जो लेंस थे वो पहले से थोड़े बड़े थे साइज में, तो ठीक है उसमें भी आई स्ट्रेन हुआ, मसल स्ट्रेन हुआ, ठीक है, और मसल्स फुल्ली स्ट्रेन हो गया, तो तब भी कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट तो हुआ होगा, लेकिन दैट डिक्रीमेंट इज नॉट सफिशिएंट टू सी 25 ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर। तो अगर हमारा जो लेंस है वो थिनर है, थिनर देन द यूजुअल, तो फोकल लेंथ क्या होगी, इसका इस लाइन का मतलब क्या होगा, दिस मीन्स द फोकल लेंथ ऑफ लेंस will be
लार्जर देन यूजुअल, लार्जर देन यूजुअल, ठीक है। तो उसको हम स्ट्रेन करने के बाद भी वी विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग इट टू अ वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, हम उसको फुली स्ट्रेन करने के बाद भी उस वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ तक नहीं ला पाएंगे जो 25 सेंटीमीटर के लिए जरूरी है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीजों को नहीं देख पाएंगे। दूसरा केस, तीसरा केस क्या हो सकता है, अब उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं, थर्ड वाला रीजन उसके बाद लिखेंगे, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी वाला जो डिफेक्ट है वो तो हमने मायोपिक आई में देख ही लिया। अब हाइपरमेट्रोपिक आई की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स लेंस लाते हैं, इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे बना इमेज, इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे बना इमेज, और उस टाइम जो फोकल लेंथ थी जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था उस टाइम आईज रिलैक्स थी, और फोकल लेंथ कितनी थी, फोकल लेंथ वाज इक्वल टू दिस डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। तो बढ़िया रेज आई यहाँ से और यहाँ पे वो कन्वर्ज हो गई, इमेज बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इधर लेके आने लगे तो इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज होने लगी, इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज होने लगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को इधर लेके आओगे तो अगर इसकी फोकल लेंथ सेम रहती, और इंफिनिटी वाले केस में तो यही हमारा फोकस है, और अगर इसकी फोकल लेंथ कांस्टेंट रहती तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था इमेज यहाँ बनी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तो इमेज यहाँ कहीं बनेगी। उसको कंपनसेट करने के लिए हमने क्या किया, फोकल लेंथ को ही हमने डिक्रीज किया। अब फोकस के बियॉन्ड ही बनती है ना, तो फोकस के बियॉन्ड बने भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी इट विल लाई ऑन दी रेटिना, अभी भी इमेज रेटिना पे ही गिरेगी। क्लियर? अब हमने क्या किया, तो हम ऑब्जेक्ट को लाते जा रहे हैं, लेके आते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को ले आए नियर डिस्टेंस पे, नियर डिस्टेंस मतलब अपना 25 सेंटीमीटर, इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को लेके आए और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे हम ले आए ऑब्जेक्ट को। अब क्या है कि फोकल लेंथ डिक्रीज होना चाहिए था, फोकल लेंथ डिक्रीज होना चाहिए था, और क्योंकि उस केस में क्या होगा कि भाई जब ऑब्जेक्ट को इधर लेके आओगे तो बेसिकली इमेज विल, अगर फोकल लेंथ डिक्रीज नहीं हुई तो इमेज यहाँ बनेगी, फोकल लेंथ अगर डिक्रीज नहीं हुई तो इमेज यहाँ बनेगी। क्लियर है? तो इसलिए हमने फोकल लेंथ को डिक्रीज किया, लेकिन एक लिमिट के बाद फोकल लेंथ डिक्रीज नहीं हो पाई, ठीक है। हम 100 सेंटीमीटर पे लेके आए, हम ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर पे लेके आए, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ था, उस टाइम फोकल लेंथ मिनिमम है, ऐसे रेज जाएंगी ऑब्जेक्ट से और ये रेज जाके रेटिना पे फॉल हो गई, ठीक है। उस टाइम मान लो फोकल लेंथ कुछ ये है, ठीक है, ये मान लो फोकल लेंथ है उस केस में। अब क्या हुआ, अब हम ऑब्जेक्ट को और पास लेके आए, लेकिन इस केस में आईज आर फुली स्ट्रेन्ड, आईज आर फुली स्ट्रेन्ड, ठीक है, आईज आर फुली स्ट्रेन्ड। हम और भी पास लेकर के आए ऑब्जेक्ट को, फिर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आए 25 सेंटीमीटर पे। अब आईज तो फुली स्ट्रेन्ड है, अब कैसे फोकल लेंथ को छोटी करेंगी, कर ही नहीं पाएंगी। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में मिनिमम फोकल लेंथ थी, अब इसकी इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनी, अब फोकल लेंथ कांस्टेंट है, अब डिक्रीज नहीं हो सकती। अब आप और ऑब्जेक्ट को इधर लेकर के आए तो कहाँ बनेगी इमेज, बियॉन्ड फोकस, क्योंकि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते हो वैसे वैसे इमेज पीछे भागती जाती है। अगर आपने फोकल लेंथ कांस्टेंट रखी तो भाई यहाँ पे जब आईज फुली स्ट्रेन्ड हो गई तो फोकल लेंथ तो फिक्स हो गई ना, अब इसके बाद तो डिक्रीज ही नहीं होगी। इसका मतलब जब यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को इधर लेकर के आओगे तो इसका ये फोकल लेंथ कांस्टेंट होने की वजह से यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज यहाँ पे बनी, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज यहाँ पे बनी, फोकस पे नहीं बन रही है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे थोड़ी ना रखा है, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उस टाइम इमेज और फोकल लेंथ ये है, और इस फोकस के बियॉन्ड इमेज बनी। जब आप और क्लोजर लेके आ रहे हो ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स लेंस तो इमेज और शिफ्ट होती जाएगी, लेकिन अब इस शिफ्टिंग को कंपनसेट करने के लिए यहाँ देयर इज नो स्कोप ऑफ डिक्रीजिंग दी फोकल लेंथ। आप फोकल लेंथ को और डिक्रीज नहीं कर सकते कि इसको डिक्रीज किया तो ये भी इधर आ जाएगा, भाई फोकल लेंथ डिक्रीज ही नहीं हो सकती, आइज तो फुली स्ट्रेन्ड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इमेज इस केस में ये बढ़िया ऐसे जाएगी रेज और इमेज बनेगी यहाँ पे, और इसको कंपनसेट करने के लिए वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इमेज रेटिना से फार बन रही है। पिछले केस में क्या बन रहा था, इमेज रेटिना से, ये देखो अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डायग्राम दिख रहा हो तो ये रेटिना था और रेटिना से पहले इमेज बन जा रही थी,
नियर बन रही थी, रेटिना से पहले इमेज बन रही थी। तो इससे भी आप समझ सकते हो नियर साइटेडनेस, या फिर आपका फार पॉइंट नियरर में शिफ्ट हो गया था, तो इसलिए हमारा साइट जो है वो नियर हो गया, तो नियर साइटेडनेस। इस केस में क्या है, इमेज रेटिना से फार बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है, मतलब यहाँ पे तो रेज जाएंगी ही नहीं, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे रेज जाएंगी। बेसिकली रेज यहाँ पे आ रही हैं, दो दो रेटिना क्यों बना दिए मैंने, चलो, तो रेज यहाँ पे आ रही हैं लेकिन ये फोकस नहीं हो पा रही, तो इमेज कैसी बनेगी, ब्लर, है ना, इमेज कैसी बनेगी, ब्लर। तो यहाँ पे इमेज क्लियर नहीं दिख पाएगी, हमें इमेज क्लियर नहीं दिख पाएगी। इमेज बनती यहाँ पे, लेकिन रेटिना पहले ही अड़ गया यहाँ पे कि नहीं, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, और इसने भी मानना नहीं कि फोकल लेंथ छोटी कर ले, तो अब यहाँ पे इमेज बनती, लेकिन ना ये उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा है, ना ये, दोनों अड़े हुए हैं, तो इमेज यहाँ पे क्लियरली नहीं बन पाएगी और हमें ब्लर दिखाई देगा। तो बेसिकली हाइपरमेट्रोपिया में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया का नाम है नियर साइटेडनेस, और अब मायोपिया नियर साइटेडनेस है, वो अगर आपको याद रखना कैसे करेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हो, नियर मतलब पास, है ना, पास मतलब कम डिस्टेंस पे या छोटे डिस्टेंस पे, छोटे डिस्टेंस पे, ठीक है, नियर साइटेडनेस का नियर, और फार साइटेडनेस मतलब दूर, मतलब बड़े डिस्टेंस पे। तो नियर साइटेडनेस, नियर का मतलब होता है छोटा, फार का मतलब होता है बड़ा, डिस्टेंस बड़ा, डिस्टेंस छोटा। मायोपिया का नाम कैसा है, छोटा सा नाम है ना। कंफ्यूजन आते हैं, अगर आपके दिमाग में पहली बार में रह जाए दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन हो सकते हैं, जैसे मेरा कंफ्यूजन क्या था, व्हेन आई वाज इन क्लास 7th या 8th, जब हम लोगों ने पहली बार एसिड बेस पढ़ा था और हम लोग लिटमस पेपर से यूज करते थे, लिटमस पेपर यूज करके, तो कौन सा किसको रेड बनाता है और कौन सा किसको ब्लू बनाता है, वो कभी भी दिमाग में नहीं रह पाता था। आज भी आप पूछेंगे तो शायद मुझे सोचना पड़ेगा, जो मैंने ट्रिक, जो मुझे मेरी दीदी ने ट्रिक दी थी, मुझे वो सोचना पड़ेगा कि भाई अच्छा ऐसे याद रखना है। आज भी अगर आप मुझे पूछेंगे कौन सा लिटमस कहाँ पे डालने से कैसे कलर का होता है, मुझे नहीं याद है। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनसे आपका झगड़ा होता है कि वो आप कुछ भी कर लो वो आपके दिमाग में नहीं रहेंगी। तो ऐसा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, जो भी एकदम स्टूपिड से भी टिप आप बना सकते हो ट्रिक। तो नियर मतलब छोटा, और मायोपिया का नाम कैसा है, छोटा। फार मतलब बड़ा डिस्टेंस, और हाइपरमेट्रोपिया बड़ा सा नाम है ना, हाइपरमेट्रोपिया, इतना बड़ा नाम है, ठीक है। तो ये तरीका है याद रखने का, बाकी ये कोई ऐसा कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो नियर साइटेडनेस मतलब कि इमेज जो है वो रेटिना से एक तो पहले बन जाएगी, आई लेंस के नियर बन जाएगी, और जो आई लेंस के लिए जो फार पॉइंट था वो नियर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज नियर साइटेडनेस। फार साइटेडनेस के लिए नियर पॉइंट, जो लीस्ट डिस्टेंस आप देख सकते हो, वो दूर शिफ्ट हो जाएगा, या फिर जो इमेज रेटिना पे बननी थी वो और दूर जाके बनेगी, दैट इज फार साइटेडनेस। और फार साइटेडनेस मतलब बड़ा नाम, हाइपरमेट्रोपिया। नियर साइटेडनेस मतलब छोटा नाम, मायोपिया। क्लियर है। तो अब यहाँ पे बेसिकली दिक्कत क्या है कि एक लिमिट के बाद ये डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये डिस्टेंस छोटा पड़ गया, ये डिस्टेंस जो है वो छोटा पड़ गया, है ना, ये डिस्टेंस होना चाहिए था बड़ा लेकिन छोटा पड़ गया। अब इसके केसेस क्या क्या हो सकते हैं कि द लेंस इज थिनर देन यूजुअल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्यों पहले से थिन है तो एक लिमिट तक आकर के फोकल लेंथ डिक्रीज हुई, लेकिन फोकल लेंथ अपनी फुली स्ट्रेन्ड आई में भी 2.27 तक, जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, उस तक वो डिक्रीज नहीं हो पाई। तो ये हो गया एक रीजन, मतलब दूसरा रीजन। और तीसरा रीजन क्या है, बेसिकली कौन सी चीज है यहाँ पे जो इशू क्रिएट कर रही है, दिस डिस्टेंस, ये दिस डिस्टेंस हैज बिकम द इशू, और ये डिस्टेंस कैसा हो गया है, छोटा हो गया है। तो अगर आई लेंस प्रॉपरली काम कर भी रहे हैं, आई लेंस अगर प्रॉपरली काम कर भी रहे हैं, लेकिन आपका रेटिना, अगर ये जो रेटिना है वो आई लेंस के पास आ जाए, रेटिना अगर आई लेंस के पास आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, इमेज पीछे बन जाएगी, रेटिना पास पहले ही अड़ गया रेटिना। तो इन तीनों में से कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो रेटिना पास में आ गया, इसका मतलब रेडियस या फिर डायमीटर ऑफ आई बॉल इज स्मॉलर देन यूजुअल। उस वाले केस में क्या था कि डायमीटर ऑफ आई बॉल इज लार्जर देन यूजुअल, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि जो आई का स्फेयर है, मतलब आई बॉल जो है वो साइज में बड़ा था उस केस में। यहाँ पे साइज ऑफ आई बॉल का जो साइज है, साइज ऑफ आई बॉल इज स्मॉलर देन यूजुअल,
ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी लेंस तो अपना बढ़िया काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पहले ही अड़ जाएगा और ये क्या करेगा, इट विल कॉज द इमेज टू फॉर्म बिहाइंड, है ना, वो इमेज को बनने ही नहीं देगा, यहाँ पहले ही वो आके अड़ गया, तो क्योंकि आई बॉल जो है वो छोटा है, ठीक है। तो दीज 3 आर दी रीजंस। और अगर ये वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स की वजह से अगर होता है, ये जो है, जो कि ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज में क्या होता है कि भाई पूरा सिस्टम ही हमारा कमजोर पड़ जाता है ना, कितने 70-80 साल के हो जाते हैं, सारी की सारी मशीन तो थोड़ी सी वीक हो ही जाएंगी। तो जब वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स की वजह से होता है तो उसको अलग से हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं। अब वो डॉक्टर्स जो हैं, वो डॉक्टर्स को इन सब टर्म्स की जरूरत पड़ती होगी, इसलिए वो नया नाम उसे दिया गया है। बट बिकॉज ऑफ दीज 2 थिंग्स, वो किसी भी एज में हो सकता है, किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, बर्थ से ही हो सकता है। सो ये आपके बॉडी में कैसा बना के भेजा है भगवान ने आई बॉल, उस पर डिपेंड करेगा। तो दिस इज अबाउट हाइपरमेट्रोपिया। तो हमने देख लिया मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया इज नियर साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस। अब अगर इसको करेक्ट करना है, इस इशू को या इस डिफेक्ट को अगर सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? तो भाई आपको यहाँ दिख रहा है कि जो इमेज है या फिर जो लाइट रेज हैं, वो जितने डिस्टेंस पे फोकस होना चाहिए, है ना। अगर ये इशू है, मान लो लेंस थिनर है, ठीक है, लेंस मान लो किसी की आंखों में थिनर है, मतलब फोकल लेंथ बड़ी है, या फिर जो आईबॉल है वो छोटा है, तो अब सॉल्यूशन क्या है इसका? नॉर्मल आई अगर आपको बनाना है, आपको अगर अपनी रेंज ऑफ विजन इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर के बीच में रखना है, जो कि नॉर्मल आई सबकी आंखों का यही विजन होता है कि 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक। अगर आपको ऐसा बनाना है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका कन्वर्जिंग पावर, लेंस थिनर है, लेंस थिनर है मतलब फोकल लेंथ ज्यादा है, फोकल लेंथ कैसी है? ज्यादा है। और अगर फोकल लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब पावर कैसा है? पावर इज इक्वल टू क्या आता है? 1/f, 1/f है। तो अगर फोकल लेंथ ज्यादा तो ये पूरा का पूरा कम हो जाएगा, तो पावर इज कम। पावर कैसा है? कम है। इसका मतलब इस लेंस का कन्वर्जिंग पावर कैसा है? कम है। तो मायोपिक आई जो है और हाइपरमेट्रोपिक आई जो है, उस पे आपको ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि पावर में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कन्वर्जिंग पावर इसका कम है, तो कन्वर्जिंग पावर कम है मतलब कि उसको पहले कन्वर्ज कर देना चाहिए, लेकिन वो दूर ले जाके कन्वर्ज कर रहा है ना। पहले लाइट को यहाँ फोकस कर देना चाहिए, लेकिन वो दूर ले जाके फोकस कर रहा है, तो कन्वर्जिंग पावर हमको बढ़ाना है। कन्वर्जिंग पावर कब कैसे बढ़ेगा भाई? पावर इज इक्वल टू क्या होता है, दो अगर लेंस है तो P1 प्लस P2। जैसे पिछले केस में क्या किया था हमने, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा था, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा था, फोकल लेंथ कम थी, इसलिए कन्वर्जिंग पावर ज्यादा था। हम चाहते थे कन्वर्जिंग पावर को कम करना, तो हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग पावर जो हमारे आई लेंस का पावर है वो, और उसमें हमने एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया। तो डाइवर्जिंग मतलब ऑपोजिट ऑफ कन्वर्जिंग। तो जब कन्वर्जिंग में हम डाइवर्जिंग को ऐड करेंगे तो जो कन्वर्जिंग पावर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कन्वर्जिंग पावर, डाइवर्जिंग पावर कैसा होता है? नेगेटिव। ये कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इसमें हम अगर डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे मायोपिक आई में, तो करेक्ट हो जाएगा सब कुछ जैसा रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे क्या है, कन्वर्जिंग पावर कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्जिंग पावर P1 प्लस P2, या फिर ये आई लेंस और ये एक्सटर्नल। तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो आंखों का जो कन्वर्जिंग लेंस है उसमें और एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे सामने। तो वो क्या करेगा, पहले वो लाइट को कन्वर्ज कर देगा और फिर उसके बाद आई लेंस और कन्वर्ज कर देगा। तो ये जो पीछे कन्वर्ज हो रही थी, बेचारा अकेले कन्वर्ज नहीं कर पा रहा था, तो उसको यहाँ पे और एक कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे, तो वो क्या करेगा, इसको पहले ही लाइट को कन्वर्ज कर देगा। उसका डायग्राम बना लेते हैं, ये तो बहुत ही कचरा हो गया है। तो जो दूसरा जो लेंस रहेगा वो क्या करेगा, इट विल कन्वर्ज द लाइट, पहले ही लाइट को कन्वर्ज करके फिर आई लेंस पे भेजेगा। तो उस केस में जो आई लेंस है उसको ईजी हो जाएगा कन्वर्ज करना, और फिर वो रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा, जो कि पहले रेटिना से बाहर जा रही थी रेज, ठीक है, रेटिना से पीछे कन्वर्ज होने वाली थी, उनको वो पहले कन्वर्ज कर देगा विद द हेल्प ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। तो बेसिकली हमें कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना है, तो व्हाट वी विल यूज अ कॉन्वेक्स लेंस। सो यहाँ पे क्या है सीन कि ये है आपका रेटिना, और ये जो नियर पॉइंट है, जो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखी हुई जो लाइट्स हैं वो कहाँ जाके कन्वर्ज हो रही हैं? इस जगह पे जाके कन्वर्ज हो रही हैं, है ना, यहाँ पे जाके कन्वर्ज हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, वी विल कीप एक लेंस यहाँ पे रख देंगे, जो भी रिक्वायर्ड पावर है उस हिसाब से। तो ये क्या करेगा, इसको थोड़ा दूसरे कलर से बना लेते हैं।
तो पहले यहाँ से जब लाइट जाएंगी तो ये जाकर के पहले कन्वर्ज हो जाएंगी थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी कन्वर्ज हो गई और फिर इसको इसने और कन्वर्ज कर दिया, तो इमेज बन जाएगी यहाँ पे। पहले यहाँ पे कन्वर्ज होगी, देखो ऐसे जा रही थी लाइट, अब उसको कन्वर्ज करके ऐसे भेज दिया इस लेंस ने। ये है पहला केस, विदाउट एक्सटर्नल लेंस, बाहर का कोई हमने लेंस नहीं लगाया है, उसके बिना ऐसा पाथ दिखेगा लाइट का, ऐसे जाएगी इस पे और ऐसे कन्वर्ज हो जाएगी, ऐसे जाएगी ऐसे कन्वर्ज हो जाएगी। लेकिन जब ये लगा देंगे, ये वाला लेंस लगा देंगे, ये वाली जो लाइट है विथ एक्सटर्नल लेंस, जब एक्सटर्नली हम एक लेंस लगा देंगे तो लाइट ऐसे जाएगी, थोड़ा सा कन्वर्ज होगी, लाइट ऐसे जाएगी, थोड़ा सा कन्वर्ज होगी और फिर इससे फिर से कन्वर्ज होगी, तो वो प्रॉपर जगह पे रेटिना पे कन्वर्ज हो जाएगी। अब उसके लिए हमें डेफिनेटली कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कितना रिक्वायरमेंट होगी, तो उस पर क्वेश्चन हम करेंगे। सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है 1/v - 1/u = 1/f, वही फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन करके बता देंगे आपको, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी, सो यू विल बी एबल टू डू दोज। तो अब यहाँ पे क्या है, आपने देख लिया कि हाइपरमेट्रोपिक आई, मायोपिक आई, इनका जो रेमेडी है वो क्या है, कैसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिक आई या फिर मायोपिक आई को ठीक कर सकते हैं। अब इसके अलावा दूसरा होता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म एक और डिफेक्ट है, ठीक है, जो आंखों में होता है। उसमें क्या होता है, जैसे अगर हम एक आई लेंस की बात करें, आई लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है। वेट फॉर अ सेकेंड, आई विल ब्रिंग अ लेंस टू शो यू। सो ये हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, जो कि हमारी आंखों में ऐसा ही लेंस होता है, बट वो बहुत छोटे साइज का रहता है। तो इस लेंस में क्या है, आसपास पतला और बीच में थोड़ा सा मोटा, ठीक है, कुछ ज्यादा मोटे होते हैं, कुछ कम मोटे होते हैं, है ना, जिसको हम थिकर लेंस या थिनर लेंस बोलते हैं। तो भाई ये पूरा का पूरा कैसा है, ये आपको ये सर्कुलर दिख रहा होगा, तो इसमें इस साइड वाला जो पार्ट है और इस साइड वाला जो पार्ट है, दोनों को एक स्फेरिकल बॉडी से लिया गया और उनको मिलाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है ये प्रॉपर पूरा सर्कुलर है, और यहाँ पे जो कर्वेचर है इसका, ठीक है ना, जैसे ये जो हम बनाते हैं, हम जो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये तो 2D है, ये तो 2D है, लेकिन 3D वो ऐसा दिखता है ना, ये एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल है ऐसा, मतलब सर्कुलर इसका क्रॉस सेक्शन है, लेकिन ये ऐसा है, और दूसरी तरफ भी हम यहाँ पे लगाएंगे इसी तरह की चीज, कुछ हो सकता है किसी का जो, और ये जो पोर्शन है, अभी आपको ये क्रॉस सेक्शन सर्कुलर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, सर्कुलर। तो जैसे ये सर्कुलर नहीं है, वैसे ही कई बार क्या होता है कि हमारी आंखों का भी जो लेंस है वो प्रॉपरली सर्कुलर नहीं होता, किसी एक तरह से। जब भी जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रेडियस बनेगी, ये सर्कल आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो अगर हम सर्कल माने तो ये रेडियस या इलिप्टिकल टाइप का थोड़ा सा है, मतलब कोई रैंडम शेप है, बट तो ये जो लेंथ है ये थोड़ी सी ज्यादा है, ये लेंथ कम है। तो कई बार ऐसा ही होता है कि ये जो हमारा जो लेंस है हमारी आंखों में, वो अगर ये प्रॉपर ऐसा रहा, देन वी विल बी एबल टू सी थिंग्स क्लियरली। लेकिन अगर इसमें थोड़ा भी डिफेक्ट रहा, कि मान लो थोड़ा सा इसको इधर से पिचका दो, है ना, तो इधर थोड़ा सा लंबा हो जाए और इधर थोड़ा छोटा हो जाए, अगर कुछ इस तरह का आई लेंस हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि हमें डायरेक्शंस, किसी एक डायरेक्शन में, जैसे मैंने यहाँ पे ये 4 डायरेक्शन बनाए, है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4, so 2 2 and 1 1 are perpendicular to each other, 4 4 and 3 3 are perpendicular to each other। तो इस केस में फिर क्या होता है कि किसी एक डायरेक्शन का तो प्रॉपर जो है लाइट आकर के रिफ्रेक्ट होकर के आंखों पे चली जाएगी, रेटिना पे चली जाएगी, ठीक है, जिस तरफ का जो कर्वेचर है, मतलब जैसे अगर हम बात करें, ऐसा ना होकर के ये अगर कुछ ऐसा हो जाए, मतलब इतना वैसे डिटेल में है नहीं, बाकी ये प्रॉपर अगर स्ट्रक्चर ना रहे तो क्या होगा, इस केस में क्या है कि इस तरफ से लाइट आए, इस तरफ से लाइट आए, किसी भी तरफ से लाइट आए, वो प्रॉपरली सेम तरीके से रिफ्रेक्ट होके जाएगी, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पे इस लेंस को देखो, अगर हम लोग इसको प्रिंसिपल एक्सिस माने, इसको प्रिंसिपल एक्सिस माने, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की अगर इमेज बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस ऑब्जेक्ट की अगर इमेज बनाएंगे तो इस साइड नीचे बनेगी, लेकिन अगर हमने ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसकी इमेज ऐसे बनेगी, और लेकिन सेम तरीके से होगा, सेम ऑब्जेक्ट को अगर आप ऐसे रखो तो इमेज ऐसे बनेगी, अगर आपने ऐसा रखा तो इमेज ऐसे बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये सर्कुलर ना होकर के थोड़ा इसमें डिफेक्ट आ जाए, तो क्या होगा कि हो सकता है कि इस 1 1 के अलोंग रिफ्रेक्शन सही हो, लेकिन ये 2 2 के अलोंग रिफ्रेक्शन ठीक से ना हो, ठीक। तो कई बार क्या होता है, जैसे इसको अगर ट्राई करना है तो ऐसे डॉक्टर्स ऐसे ट्राई भी कराते हैं कि ऐसे इस तरीके से डायरेक्शंस बना देंगे और सारी लाइन सेम थिकनेस वाली होगी,
सेम कलर, सेम थिकनेस, सब कुछ सेम, स्टिल द पर्सन विथ डिफेक्ट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, उसको क्या लगेगा कि 1-1 वाली लाइन ज्यादा डार्क है, या फिर शायद उसको 2-2 वाली लाइन ज्यादा डार्क लगेगी, मतलब 1-1 से ज्यादा ये डार्क लगेगी या फिर इससे ज्यादा ये डार्क लगेगी। और अगर इस पेपर को हम रोटेट करें, ठीक है, इस पेपर को अगर हम 90 डिग्री से रोटेट करें, मान लो उसको 2-2 वाली जो लाइन है वो ज्यादा डार्क लग रही है, डार्क, और ये उसको मान लो लाइट लग रही है। अगर इस पेपर को हमने 90 डिग्री से रोटेट किया तो ये डार्क लगने लगेगी और ये लाइट लगने लगेगी, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी आई लेंस की पोजीशन तो चेंज नहीं की ना, बट जो रिफ्रैक्शन है वो हर डायरेक्शन में प्रॉपरली या सेम तरीके से नहीं होता। तो उस केस में हमें सिलेंड्रिकल ग्लास लगाना पड़ता है। यहाँ पे जो डिफेक्ट है उसको कंपनसेट करने के लिए सिलेंड्रिकल ग्लासेस यूज होते हैं। बाकी वो सिर्फ आपका एकदम इतना सा पोर्शन है कि इसमें एस्टिग्मेटिज्म जो प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है कि हमको हर डायरेक्शन में सेम तरीके से हमारा आंखों से रिफ्लेक्शन नहीं होता आई लेंस से, तो हर डायरेक्शन में जो इमेज है वो सेम तरीके से फॉर्म नहीं होती, और उस केस में हमें सिलेंड्रिकल ग्लासेस यूज करना पड़ता है। तो बेसिकली चीज क्या है यहाँ पे कि अगर हमारे आई का जो ये आई लेंस का जो शेप है वो अगर प्रॉपरली ऐसा ना हो, ऐसा सर्कुलर टाइप का ना हो, हर तरफ से वो सेम ना हो, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो 360 डिग्रीज पूरे यहाँ पे और भी मैं लाइंस बना सकती हूँ, तो ये पूरे 360 डिग्रीज में जो रिफ्रैक्शन है वो सेम तरीके से नहीं होगा, और जिसकी वजह से हमें कुछ अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सिलेंड्रिकल ग्लासेस। सो वैसे तो आज के क्लास का टाइम हो गया है, सो बाकी जो चीजें हैं वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बट जो डिफेक्ट ऑफ विजन थे, 3 मेन जो डिफेक्ट ऑफ विजन है, दैट इज मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया का और एक नाम है प्रेसबायोपिया, जो कि कब होता है, जब जो हमारी मसल्स हैं वो अगर वीक होती हैं उसकी वजह से अगर हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसको हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं। और तीसरा है एस्टिग्मेटिज्म। मायोपिया में यू नीड टू यूज डाइवर्जिंग लेंस मतलब नेगेटिव पावर, और हाइपरमेट्रोपिया में यू नीड टू यूज कन्वर्जिंग लेंस मतलब पॉजिटिव पावर, और एस्टिग्मेटिज्म में सिलिंड्रिकल ग्लासेस यूज होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डिफेक्ट ऑफ विजन। इस पे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे कि अगर कोई मायोपिक आई है उसको कैसा लेंस प्रिस्क्राइब किया जाए, अगर कोई हाइपरमेट्रोपिक आई है उसको कैसा लेंस लगेगा, तो इस पे 2-4 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। सो दिस इज इट अबाउट द टुडेज क्लास। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।